बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, तमाम ख़बरों की जो हेडलाइंस हैं, जो टाइटल्स हैं, वो थंबनेल पे आप नाज़रीन पढ़ चुके हैं। एक तो आपको बताएंगे कि आइनी तरमीम का जो बंद दरवाज़ा है वो कैसे खुलने का इम्कान है। बड़ी पेशरफ्त के साथ नवाज़ शरीफ का मौलाना फजल रहमान के साथ रब्ता, उसमें क्या गिले शिकवे हुए, और फिर इमरान खान साहब की डिमांड्स, अंदरूनी कहानी और कुछ दीगर ख़बरें भी हैं जिनके टाइटल्स आपने थंबनेल पे पढ़े हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन, चूँकि आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है, तो आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जो दिन है, आकाए दो जहां, जिन्हें इस पूरी कुल कायनात के लिए रहमतुल आलमीन बना के भेजा गया, 12 रबीउल अव्वल का ये दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, जैसे आपकी मर्ज़ी। अब नाज़रीन, जो मैं जिस नुक्ते से प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहा हूँ, कल जो एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुई आइनी तरमीम के ख़िलाफ़, जिस पर मैंने बात की कि जो प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी है, उसमें चूँकि काजी साहब अक़लियत में आ चुके हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो मेजॉरिटी में हैं, तो अगर वो चाहें तो, जैसे कि तहरीक इंसाफ के चाहने वालों की ख्वाहिश है, तो वो मेजॉरिटी में बैठ के कमेटी का इजलास बुला के उस दरख्वास्त को टेकअप कर सकते हैं, उस पर बेंच बनाने का फ़ैसला कर सकते हैं। उसमें नाज़रीन, गुज़िश्ता ब्लॉग में जो हमने बात की इस नुक्ते पे, तो कुछ देखने वालों की तरफ से सवालात उठाए गए और बड़े वैलिड सवालात थे, और उन सवालात को पढ़ने के बाद नज़र आ रहा है, लगता है कि जिसने सवाल पूछा है वो सवाल पूछने वाला लीगल एक्यूमेन भी रखता है। सवाल ये कहा गया कि ये जो दरख्वास्त आई है आइनी तरमीम के ख़िलाफ़, ये तो प्री मैच्योर है, ये दरख्वास्त तो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकती, इसमें तो जान ही नहीं है, अभी कानून साजी हुई नहीं, कैसे ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर सकती है। बिल्कुल नाज़रीन, ठीक सवाल उन्होंने उठाया कि ये प्री मैच्योर एप्लीकेशन है, लेकिन क्या हम पाकिस्तान की तारीख क्यों भूल जाते हैं। आप देखें ना कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बना, जिसके तहत ये कमेटी बैठी है और कमेटी बेंचेस का फ़ैसला करती है, कमेटी जो है आर्टिकल 184(3) के मुकदमात का फ़ैसला करती है, क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून जब आया था, सदर की एसेंट से पहले, सदर की सिग्नेचर से पहले उस कानून को सस्पेंड नहीं कर दिया गया था। वो भी तो प्री मैच्योर था, आपके सामने है। और फिर उसको सस्पेंड करने के बाद कितना अरसा उसको जो है वो फिर दोबारा वो मुकदमा सुना ही नहीं गया, उसकी हेयरिंग नहीं हुई, उस पर समाअत नहीं हुई। और फिर जब बंदयाल साहब गए तो उनके बाद में फिर आके काजी फैसल साहब ने उस कानून के ऊपर फ़ैसला किया। और फिर चलें इसको भी छोड़ दें, भूल जाता है इंसान को, याद नहीं होता। अभी आप देख लें कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील थी, उसमें क्या मांगा गया था सुप्रीम कोर्ट से। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ये कह रही थी ना कि ये जो मखसूस नशिस्तें ये हमें मिलनी चाहिए। तहरीक इंसाफ खुद कह रही थी कमरा अदालत में जज साहबान के बार बार पूछने पे कि ये सीटें हमें नहीं चाहिए, आप इसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दे दें। क्या रिज़ल्ट आपके सामने आया? आपके सामने ही है ना। आपने ख़ुद देखा कि मांगा कुछ गया था और जो दिया गया वो लेने से भी इनकारी थे, लेकिन फ़ैसला आ गया। और मैंने कल एक सवाल भी डाला अपने ट्विटर पर भी, और मैंने अपने यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पेज पे भी मैंने सवाल ये पूछा कि जो पाकिस्तान की हम 77 साल तारीख़ पे खड़े हैं, अगर हम फेयरली देखें तो पाकिस्तान की तारीख़ में, क्योंकि अभी जो आइनी तरमीम का जो वर्किंग पेपर आया है, उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है, ये तो अदलिया की आज़ादी को सलब कर देंगे, ये तो जो अदलिया का बुनियादी फ़ीचर है, सेलिएंट फ़ीचर है, उसके ख़िलाफ़ है, एक्सेस टू जस्टिस के ख़िलाफ़ है, न जाने क्या क्या बातें की गई। लेकिन उसमें एक नुक्ता है जो डिस्कस करने का, लेकिन उस पे आने से पहले मेरा जो सवाल है आप नाज़रीन से मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि पाकिस्तान की 77 साल जो तारीख़ है, आप कुछ ना कुछ तो जानते होंगे। पाकिस्तान आज जिन हालात पे है, पाकिस्तान को जिन क्राइसिस का सामना है, हर दौर में रहा है, कौन सा इदारा ज़िम्मेदार है? बताएं, कौन सा इदारा ज़िम्मेदार है?
3 सतून है ना, रियासत है, मतलब मुकन्नना है, कानून साजी का पार्लियामेंट का इदारा, एग्जेक्टिव है और उसके साथ अदलिया है। चौथा आप सतून के तौर पे ना लेकिन ऑप्शन के तौर पे ले लें, आप फ़ौज को ले लें। यानी मुल्क की तबाही में मार्शल का कितना रोल है, मुल्क की तबाही में जुडिशल मार्शल का कितना रोल है, मुल्क की तबाही में मुकन्नना और कानून साज़ों का कितना रोल है। बताएं आपका क्या जवाब है। मैंने पोल किया था, पोल में सारा मलबा मार्शल पे गिराया गया मेजॉरिटी में। दूसरे नंबर पे अदलिया आई, तीसरे नंबर पे एग्जेक्टिव आई। लेकिन मेरी नज़र में मुल्क के हालात का जो ज़िम्मेदार है वो पाकिस्तान की अदलिया है। अगर मार्शल भी लगा था उसको इंडोर्स किसने किया? मार्शल को इंडोर्स किया 1958 के मार्शल को अदलिया ने। 1977 के मार्शल को किसने इंडोर्स किया? अदलिया ने किया। उसके बाद 1999 का जो मार्शल है उसको किसने इंडोर्स किया? अदलिया ने किया। और फिर परवेज़ मुशर्रफ को मन मर्ज़ी की आइनी तरमीम करने का अख्तियार भी दे दिया कि आपके पास वन मैन शो है तो आप जो मर्ज़ी करें, आप करें, आइन में तरमीम आपको मुकम्मल इजाज़त होगी। तो ये बेड़ा गर्क तो ऐसे हुआ है। अब ये जिन अदलिया की आज़ादी की बात करते हैं कि हमारी अदलिया एक्सेस टू जस्टिस फ़लाँ बुनियादी हकूक़, मुझे ये बताएं किस जगह पे हम खड़े हैं पूरी दुनिया में? किस पे खड़े हैं? 140वें नंबर पे। अब ये जो लोग हमारे दोस्त बात करते हैं कि अदलिया की आज़ादी से सलब हो जाएगी अगर फेडरल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाएगी, मेरा एक सवाल है कि ये दलील देते हुए वो माजी के जिन फैसलों का हवाला देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियर प्यूनी जज को जो है वो चीफ जस्टिस बनाया जाए, ये 1997 के अल-जहाद ट्रस्ट केस के फ़ैसले का हवाला देते हैं ना, या शायद असद अली केस का हवाला देते हैं और कहते हैं कि हमारी अदलिया 76 साल 77 साल का जो है वो सफ़र काट के पहुंची है, इसी अदलिया ने नवाज शरीफ को बहाल किया था। तो ये जिस अदलिया का आप इशारा देते हैं, जिस अदलिया के बारे में आप बात करते हैं, या हमारे दोस्त बात करते हैं और मिसालें माजी की पेश करते हैं, वो मुख्तलिफ हैं। जिस 1997 के अदालती फ़ैसले की बात होती है, 1996 के फ़ैसले की बात होती है, नवाज शरीफ के 1993 के हुकूमत बहाली के फ़ैसले की बात होती है, या जिस तरीके से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत का ख़ात्मा किया गया, उस हवाले से जो बेनज़ीर भुट्टो केस का हवाला दिया जाता है, ये वो अदलिया थी जो एग्जेक्टिव लगाते थे। ये जुडिशल कमीशन के थ्रू आने वाली अदलिया नहीं थी जिनकी हम फैसलों की मिसालें देते हैं। मिसालें निकालें ना कि जब से जुडिशल कमीशन बना आपके पास कौन से फ़ैसलों की मिसालें मौजूद हैं जिसे आप प्रेसिडेंट के तौर पे पेश करते हैं। 2009-10 से पहले जब ये आइनी तरमीम नहीं आई थी, पाकिस्तान में क्या था? एग्जेक्टिव के थ्रू ही जजेस लगते थे अदलिया में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन वो अदलिया बड़ी थी। लेकिन फिर भी चलें, इस नुक्ते से अगर हम आगे बढ़ें, तो क्या 2010 में 18वीं तरमीम के ज़रिए जो एक जुडिशल कमीशन का निज़ाम बनाया गया था ट्रांसपेरेंसी के लिए, क्या उसके लिए 19वीं तरमीम नहीं करवाई गई? ये बात फैक्चुअली दुरुस्त है कि क्या कनपट्टी पे या गर्दन के ऊपर गोडा नहीं रखा गया था? लेकिन उसके बाद भी चलें, क्या आपके सामने, उधर तो कहा जाता है ना कि ये हुकूमत के हाथ में दे दिया गया, क्या हमारे सामने नहीं कि जब अदलिया को सारा निज़ाम दिया गया तो यहाँ पर भी मोर्चाज़नी नहीं की गई? अदलिया में जब निज़ाम सारा अदलिया के पास आ गया, जुडिशल कमीशन के पास आ गया, तो मोर्चाज़नी नहीं की गई कि फ़लाँ जगह पे कौन लगेगा, कैसे लगेगा, किस साल में लगेगा, कैसे आएगा, और कौन चीफ जस्टिस बनेगा, किस साल में बनेगा, ये सब कुछ देखा नहीं गया। और कौन चीफ जस्टिस बन सकता है, उसका रास्ता रोकना है, उससे पहले किसको लेके आना, क्या सब कुछ नहीं किया गया? क्या ये सारी लॉबिंग नहीं हो रही? तो कहाँ से शफाफियत आई? और फिर हमारे दोस्त जो आजकल बड़े सहाफ़त के और साथ में अदलिया की आज़ादी के चैम्पियन बने हुए हैं, वो ये बताएं ना कि चलें, आप कह रहे थे ना कि तफसीली फ़ैसला, वो जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला है वो जारी नहीं कर रहा काजी फ़ाइज़, कॉज़ेस जारी नहीं कर रहा। 12 जुलाई को 2 दिन के बाद जारी कर दिया था। फिर नैब तरमीम का फ़ैसला मांगा जाता है, नैब तरमीम का फ़ैसला भी जारी हो गया। अब ये तफसीली फ़ैसला क्यों नहीं आ रहा? अपने आप को हमारे वो दोस्त, वो सियासतदान, वो तजज़ियाकार बड़े बासूल तो कहते हैं, हक सच के लिए खड़े होने के दावेदार भी बनते हैं। तो बताएं ना, अब क्यों नहीं कहते कि वो तफसीली फ़ैसला आए, ताकि तफसीली फ़ैसला आए, मखसूस नशिस्तों का क्लैरिटी हो जाए, और फिर जो है उस पर नज़रसानी की दरख्वास्तें समाअत के लिए फ़िक्स हों। अगर ये नज़रसानी की दरख्वास्तें फ़िक्स नहीं होती और मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला काजी साहब की
रिटायरमेंट से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले या उनकी रिटायरमेंट के बाद आता है, तो क्या ये जो हक सच के अलमबरदार बने हुए हैं कि हम हक गोई की बात कर रहे हैं, क्या इस चीज़ के ऊपर जाने वाले जज के साथ खड़े होंगे जो 25 अक्टूबर को रिटायर होगा? अल-ऐलान कहेंगे कि ये ज़्यादती हुई है? उसके जाने से पहले इस नज़रसानी केस का फ़ैसला होना, इस तफसीली फ़ैसला आना चाहिए था और नज़रसानी में उसको बैठने का मौका मिलना चाहिए था। ये सब कुछ खुल जाएगा नाज़रीन, सब कुछ पता चलेगा। लेकिन बात मैं जो आपके सामने खोल के रख रहा हूँ कि किस अदलिया की बात की जाती है। अब आप देखें कि ये जो मामला हुआ, अब आर्टिकल 63A जो है, सब कहते रहे जो आजकल अलमबरदार हैं अदलिया के और बाकी मामलात के, क्या ये नहीं कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया है? काजी फ़ायसल साहब से इनको तकलीफ़ तो है। काजी फ़ायसल साहब से किस बात की तकलीफ़ है? बंदियाल साहब क्यों अब उनके फेवरेट बन गए हैं? बज़ाहिर ऐसा लगता है। काजी फ़ायसल साहब ने कितने सो मोटो लिए हैं? KP और पंजाब का सो मोटो लिया था ना, बाकी और सो मोटो लिए थे ना बंदियाल साहब ने। काजी साहब ने कौन से सो मोटो लिए, या काजी साहब ने कौन से हॉस्पिटल के चक्कर लगाए, या काजी साहब ने किस सियासतदान के इलेक्शन कैंपेन को रन किया, किस सियासतदान को नाअहल किया काजी फ़ायसल ने? वो माजी वालों के ख़िलाफ़ तो इसलिए होते थे ना कि वो जुडिशल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लोगों को सियासत में नाअहल कर रहे हैं, सियासी कैंपेन चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, फ़लाँ कर रहे हैं। काजी साहब ने कोई सो मोटो लिया और बता दें? इस पे खामोशी होगी, कोई दलील उनके पास नहीं होगी। अब नाज़रीन, जो आईनी तरमीम का मामला है, इस पर अगर हम बात करें तो एक तो जैसा कि आपने देखा कि कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जाके मुलाकात की मौलाना साहब के साथ, और मौलाना साहब के साथ नाज़रीन मामला तय पा चुके थे और मेरी खबर दुरुस्त साबित हुई। आरिफ शहजाद साहब हैं, बाहर होते हैं, गालिबन स्वीडन में होते हैं। उनकी जानिब से कल एक ट्वीट करके जो चीज़ें बताई गई कि क्या वजह बनी, मौलाना साहब तो 1 पेज पे थे, फिर अचानक से क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैंने जो मुसद्दक़ा डिटेल हासिल की हैं उसके मुताबिक तो मौलाना फजल रहमान साहब राज़ी थे। वो क्या लिखते हैं नाज़रीन, उन्होंने कहा 2 दिन से कोशिश कर रहा था कि मुज़ाकरात की मुकम्मल खबर लूँ और फिर आप तक सच्ची मालूमात पहुँचाई जाए। तमाम मालूमात मुज़ाकरात में शरीक एक ज़रिए से ली हैं। मौलाना से हुकूमती मुज़ाकरात जो हैं वो अदालती मामलात पे नहीं, मतलब जो अदालत के हवाले से चीज़ें आ रही थी, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, बाकी तरमीमें, जुडिशल कमीशन, जजेस की तैनाती, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, इलेक्शन कमीशन के हवाले से, उस पर मौलाना साहब का कोई एतराज़ नहीं था। इसमें आरिफ शहजाद साहब ये कहते हैं कि अगर एतराज़ किसी का था तो वो इस नुक्ते पे था मौलाना फजल रहमान साहब को, जो वो पीछे हट गए, जो इन चीज़ों से हट के लेजिस्लेशन होने जा रही थी, जो कि बताई नहीं जा रही थी, उस पर एतराज़ किया गया। लेकिन मेरे ख्याल से मौलाना फजल रहमान साहब को इस नुक्ते पर पीछे हटने के बजाय बैठ के बात कर लेनी चाहिए थी। ये कोई हतमी तो नहीं था, एक वर्किंग पेपर था, आप उसके ऊपर मुज़ाकरात करते, आप उसके ऊपर बाकी चीज़ें करते, डेलिब्रेट करते, तो हो सकता है रास्ता निकल आता। तो ये एक चीज़ है। लेकिन बहरहाल अब बिलावल ने शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की, उसके बाद फिर बिलावल जाते हैं मौलाना फजल रहमान साहब के पास, और मौलाना साहब के साथ जो बिलावल साहब की मुलाकात है उसमें इत्तफ़ाक़ हुआ कि हम इन मुज़ाकरात को लेके आगे बढ़ेंगे और जो कंसेंसस डेवलप हुआ था उसके ऊपर चीज़ों को फ़ाइनल किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, राब्ता नवाज़ शरीफ ने भी मौलाना फजल रहमान साहब के साथ किया है। ख़बर ये भी है कि नवाज़ शरीफ ने भी मौलाना फजल रहमान साहब के साथ रब्ता किया, और ये रब्ता नाज़रीन उस रोज़ हुआ कि जब आइनी तरमीमी जो बिल है वो उसके लिए कौमी असम्बली और सैनेट के इजलास बुला लिए गए थे, और नवाज़ शरीफ साहब भी लाहौर से चल के इस्लामाबाद पहुँच चुके थे। लेकिन जब यहाँ पर आके नवाज़ शरीफ साहब को पता चला आरिफ मलिक साहब की रिपोर्ट के मुताबिक कि नंबर गेम पूरी नहीं है, मौलाना साहब नाराज़ बैठे हैं, तो फिर मौलाना से ख़ुद रब्ता किया नवाज़ शरीफ ने टेलीफोनिकली। ज़ाहिर सी बात, अगर रब्ता हुआ होगा, उसमें मौलाना साहब से पूछा भी क्यों नाराज़ हैं, आपके साथ तो सारी चीज़ें तय हो गई थी, मुझे भी यही बताया गया था। मौलाना साहब ने बताया कि कुछ ऐसी तरामीम इसमें ये पास करने जा रहे हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। हमने सियासत करनी है, अपने इलाकों में जाके सियासत करनी है, तो कैसे हम सियासत करेंगे। उस पर फिर मौलाना साहब से जब नवाज़ शरीफ ने पूछा कि आपको तमाम तरामीम नहीं दिखाई गई, उसने कहा जी बाकी तो दिखाई गई, लेकिन ये वाली नहीं दिखाई गई थी। तो फिर नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो नाराज़ हुए, शहबाज शरीफ साहब से भी, अपने पार्टी के लोगों से भी, कि जुमेरात को तो मुझे सब अच्छा की रिपोर्ट दी गई थी, अब मौलाना साहब नाराज़ हैं। तो उसके बाद फिर नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो इस्लामाबाद से लाहौर वापस चले गए, और अब चूँकि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जाना है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करने के लिए,
तो वो उनकी वापसी के बाद ये मामला जो है वो किसी न किसी हवाले से सामने आएगा। लेकिन नाज़रीन, जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि आइनी तरमीम का रास्ता खुल गया, एक तो ये आपके सामने जो राब्ते हो रहे हैं। दूसरा नाज़रीन, ये जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है, एक लीगल माइंड ने मुझे कहा कि अगर ये दरख्वास्त टेकअप हो जाती है, वैसे तो कौमी असम्बली और सेनेट का जो इजलास है वो मुलतवी कर दिया गया है, लेकिन अगर दरख्वास्त जैसा कि प्री मैच्योर एप्लीकेशन को एंटरटेन कर लिया जाता है और उस पर रिस्टेन के ऑर्डर आ जाते हैं और उसके ऊपर फर्दर पार्लियामेंट को कानून साजी करने से रोक दिया गया, तो फिर आप ये देखिएगा कि ये कानून साजी होगी और डेफिनेटली होगी, और फिर जो नाराज़ अरकान असम्बली हैं वो भी इस लेजिस्लेशन के साथ जुड़ जाएंगे। तो ये, बल्कि वो तो लीगल माइंड ये कह रहा था कि आप दुआ करें कि ये दरख्वास्त टेकअप कर ली जाए। मैंने कहा मेरा दुआ करने का क्या मकसद है, मैं तो रिपोर्ट मैंने करनी है, मैंने फैक्ट रखने हैं। तो जिनका काम है, जिन्होंने टेकअप करना है वो टेकअप करें ना करें, उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन अगर टेकअप करेंगे तो उस पर भी बात करेंगे कि प्री मैच्योर है। अगर नहीं टेकअप करते तो फिर तो ये दरख्वास्त काबिल समात है ही नहीं। तो ये चीज़ें भी चल रही हैं। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ साथ इमरान खान साहब की एक डिमांड भी सामने आई है। वो डिमांड नाज़रीन ये है कि KPK में हुकूमत ने इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी की हदायत पर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की सरबराही के लिए, जो KPK का एंटी करप्शन का महकमा है, उसकी सरबराही के लिए पंजाब से एक PCS सर्विस अफसर मांग लिया है। और वो बताया गया है, रज़ी दादा साहब के मुताबिक कि वज़ीराबाद हमले की तहकीकात के लिए जो JIT बनी थी, उसमें भी इमरान खान साहब की फरमाइश पे, इमरान खान साहब की डिमांड से उन्हें मुल्तान से ट्रांसफ़र करके जो है उसमें शामिल किया गया था। और पंजाब हुकूमत ताहाल जो है उसे सूबा बदर करने से इनकारी है, क्योंकि कानून के तहत ऐसा मुमकिन नहीं। तो ये रज़ी दादा साहब की एक और भी ख़बर है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और छोटी सी खबर नाज़रीन जो आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, वो ये है कि जो तहरीक इंसाफ का इंटर पार्टी का इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन में जो पेंडिंग है, उससे 18 सितंबर को यानी कल समाअत के लिए फ़िक्स कर लिया गया है। और उस पर अब दोस्त कह रहे हैं कि देखें, इलेक्शन कमीशन टारगेट कर रहा है तहरीक इंसाफ को। भाई, वो आखिरी जो हेयरिंग हुई थी इलेक्शन कमीशन में 27 अगस्त को, उसमें 18 सितंबर की तारीख दी गई थी। कोई अलग से इस मामले को अचानक जो है वो टेकअप नहीं किया गया। और इस इंटर पार्टी इलेक्शन के केस को टेकअप करके अब जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं और जो रऊफ़ हसन साहब हैं, उनको नोटिस जारी भी कर दिया गया कि आएँ और आके बताएं कि अब इस मामले को कैसे फ़ाइनल करना है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।